मैंने अपना लास्ट लेक्चर इस पॉइंट पे ख़त्म किया था कि मैंने कहा था कि हम रोटेशनल मोशन में न्यूटन्स सेकंड लॉ की फॉर्म की एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और मैंने आपको इस बात के हक़ में दलाइल दिए थे कि हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस फॉर्म की होनी चाहिए। और मैंने बाकायदा इसको आर्ग्यूमेंट से प्रूव करवाया था कि जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होगी, और फिर एंड के ऊपर जाके मैंने आपको एक्चुअली उस इक्वेशन की फॉर्म बताई थी, और इक्वेशन की फॉर्म ये वाली थी। इसमें मैंने कहा था कि ये जो टाओ है या टॉ आप बोलते हैं, ये टॉर्क है, ये जो आई सिंबल है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये जो अल्फा है ये एंगुलर एक्सेलरेशन है जो आप लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। फर्दर मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो टाओ है जिसको हम कहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन में वही काम करता है जो ट्रांसलेशनल मोशन में फ़ोर्स करती है। और हमने कहा था कि फ़ोर्स जो है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में वो सिंपली ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करवाती थी, और वो सिंपली फोर्स ही होती थी जो ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करवाती थी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हम देखेंगे कि रोटेशनल मोशन के केस में जो टार्क है वो सिंपली फ़ोर्स के बराबर नहीं होता, बल्कि वो फोर्स किस पॉइंट के ऊपर लग रही है, यानी कितने फासले पे लग रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इन दोनों क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर फर्दर मैंने आपको ये बताया था कि जो आई है जिसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा था, ये बिल्कुल वही काम करता है रोटेशनल मोशन में जो ट्रांसलेशनल मोशन में मैस करती थी। और मैंने कहा था कि इसकी इन जनरल कुछ इस तरह की फॉर्म होगी। और फर्दर हमने ये भी आर्ग्यू किया था कि ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है मैस से इस रिगार्ड में कि जो मैस है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में वो सारी की सारी मैस ही किसी ऑब्जेक्ट की होती थी और वो चेंज नहीं होती थी, जबकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन के केस में वो मैस और फासले के ऊपर डिपेंड करती है कि किस फासले के ऊपर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो ये दो माइनर डिफरेंस थे, बल्कि माइनर ना कहें, आप कहें कि ये मेजर डिफरेंस थे रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन के केस में। लेकिन हमें इन जनरल ये वाली फॉर्म चाहिए न्यूटन सेकंड लॉ की, और इसको प्रूफ करने के लिए पहले हमें इन दो चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज़ है और टार्क क्या चीज़ है। तो आज के इस लेक्चर में हम टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकायदा इस एक्सप्रेशन की जनरल फॉर्म को प्रूफ करवाऊंगा, और फिर हमारा ये जो मेन गोल है टॉपिक का इस चैप्टर का वो पूरा हो जाएगा। और फिर ऑफ कोर्स उसके बाद हम इस चैप्टर में बहुत लंबी डिटेल में जाएंगे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जो क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको कैलकुलेट करना, और इसको यूज़ करके हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करना जो रोटेशनल मोशन में हमारे पास होती हैं। तो आज हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टार्क है, और टार्क की मोटिवेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाई है, और ये डायग्राम दरअसल मैंने एक दरवाज़े की बनाई है ताकि मैं आपको कुछ मोटिवेशन दे सकूँ, कोई ऐसी एग्जांपल दे सकूं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। सो इट्स अ डोर, और ये जो एक्सिस है ये वो एक्सिस है जहाँ से डोर जो है वो दीवार के साथ या जिस चीज़ के साथ भी जुड़ा होता है और जिसके इर्द गिर्द ये रोटेट कर सकता है। मैंने यहाँ पे 3 फोर्सेस भी दिखाई हैं, F1, F2, F3, और ये फोर्सेस मैंने इस तरह दिखाई हैं कि ये भी आपका डेली एक्सपीरियंस है। मिसाल के तौर पे F3 को अगर आप देखें तो ये उस पॉइंट के ऊपर लग रही है या उस लाइन के ऊपर लग रही है जिसके इर्द गिर्द आपका डोर जो है वो रोटेट करता है। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि अगर हम उस पॉइंट के ऊपर जिसके इर्द गिर्द या उस लाइन के ऊपर जिसके इर्द गिर्द हमारा डोर रोटेट कर रहा होता है फोर्स लगाएं तो डोर के अंदर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इस सिंपल से एग्जांपल से मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारे पास F3 फोर्स है ये हमारे पास कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं करवाती, तो नो मोशन। सिमिलरली अगर आप F2 को देखें ये वाली फोर्स, तो ये बिल्कुल दरवाज़े को उसकी जो बाहरी साइड होती है उधर से अंदर की तरफ धकेल रही है जिस तरफ वो दीवार के साथ जुड़ा होता है। तो ये भी हमारा एक्सपीरियंस हमें बताता है कि अगर हम इस जगह के ऊपर फोर्स लगाएं तो फिर भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो हम इस केस में भी कह सकते हैं कि हमारे पास कोई मोशन
प्रोड्यूस नहीं होती। फाइनली अगर आप F1 पॉइंट के ऊपर देखें, ठीक है, और F1 पॉइंट जो है ये पूरे दरवाजे में कहीं भी इन दो पॉइंट्स के अलावा कहीं भी लाई कर सकता है। और अगर हम F1 की वजह से देखें तो हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि F1 जो है ये उस डोर के अंदर कुछ ना कुछ मोशन जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। तो हम कह लेते हैं कि मोशन जो है वो प्रोड्यूस होती है F1 फोर्स की वजह से। तो ये 3 सिनेरियोज़ हैं। आप चाहें तो और पॉइंट्स के ऊपर भी मज़ीद फोर्सेस अज्यूम करके इसका इमेजिन कर सकते हैं कि क्या मोशन प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, लेकिन हमारे मकासद के लिए यानी टार्क को एक्सप्लेन करने के लिए इन 3 फोर्सेस को कंसीडर कर लेने से हम तकरीबन एक जनरल आइडिया बना सकते हैं कि जो टार्क है वो किस तरह की क्वांटिटी है और वो किस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस करवाती है। तो अब हम डोर की एग्ज़ाम्पल से थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ी सी और जनरलाइज्ड एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जनरलाइज्ड एग्ज़ाम्पल से मेरा मुराद ये है कि जैसे हम पहले करते आए हैं कि हम कोई रिजिड बॉडी लेते हैं जो किसी XY प्लेन में मूव कर सकता है। तो इस सिनेरियो में मैं अब इस रिजिड बॉडी की XY प्लेन को यूँ दिखाने लगा हूँ कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास XY और Z कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा Z एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा X एक्सिस। और आप देख लें कि X, Y और Z जो है ये एक राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ओरिजिन है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब इस X, Y, Z कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी जो है वो हमारे पास XY प्लेन में लाई करता है, ठीक है। तो ये जो रिजिड बॉडी है ये XY प्लेन में लाई करता है, यानी ये वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया है ये इस प्लेन के अंदर लाई करता है। तो हम इस रिजिड बॉडी के अंदर कोई एक पॉइंट फ़र्ज़ कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट का जो ओरिजिन से फासला है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये फासला जो है ये फासला R है। और इस पॉइंट के ऊपर अब हम एक फ़ोर्स लगाते हैं किसी भी रैंडम डायरेक्शन में। सो लेट मी पिक दिस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन जो है इस डायरेक्शन में हम कहते हैं कि हमने इस पॉइंट के ऊपर एक फ़ोर्स लगाई है। तो इस फोर्स की वजह से ऑफ कोर्स ये ऑब्जेक्ट जो है ये इस XY प्लेन के अंदर रोटेट करेगा। मैं अज्यूम ये यहाँ पे कर रहा हूँ कि ये जो फोर्स है ये भी XY प्लेन के अंदर लाई करती है और जो रिजिड बॉडी है वो भी XY प्लेन के अंदर लाई करता है। इस प्लेन को आप यूँ समझ लें कि जैसे आपका स्टडी टेबल होता है तो उसके ऊपर रिजिड बॉडी पड़ा हुआ है और उसके ऊपर आप टेबल के ऊपर ही फोर्स लगाते हैं, यानी टेबल की सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाते हैं। तो अब जो रिजिड बॉडी है ऑफ कोर्स वो रोटेट करेगा। और ये जो मैंने Z एक्सिस दिखाया है ये सिर्फ मैंने यहाँ पे समझाने के लिए दिखाया है कि दिस इज़ आवर थर्ड एक्सिस, जो टेबल की सरफेस, अगर आप टेबल ही अज्यूम कर रहे हैं तो जो टेबल की सरफेस से ऊपर को उठ रहा है, या फिर अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन जिस पे ये वीडियो देख रहे हैं उसको अज्यूम करें तो जो Z एक्सिस है ये वो एक्सिस होगा जो लाइन आपकी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से परपेंडिकुलरली आपकी तरफ आ रही होगी। तो इसको बनाने का भी मेरा एक मकसद था, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन है और हमने यहाँ पे फोर्स भी डिफ़ाइन कर ली और R भी डिफ़ाइन कर लिया। अगर आप चाहें तो आप R और फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं इनको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दूं क्योंकि मैंने इनको बाकायदा एरोज़ बना के दिखाया है। तो अब हम क्या करते हैं, चूँकि हमने देख लिया और यही बात मैं भी कर रहा था कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो Z एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, तो मैं यहाँ पे Z एक्सिस को ख़त्म करने लगा हूँ और सिर्फ XY प्लेन दिखाने लगा हूँ। और XY प्लेन अब मैं इस तरह दिखाने लगा हूँ कि अब मैं यही डायग्राम इधर लेफ़्ट पे ड्रा करने लगा हूँ। तो फ़र्ज़ करें ये मेरा X एक्सिस है, ये मेरा Y एक्सिस है और जो Z एक्सिस है अब मैं उसको यूँ दिखाता हूँ। यहाँ पे ओरिजिन के ऊपर मैं एक सर्कल लगा के उसमें डॉट लगा देता हूँ। ये एक्चुअली सिंबल होता है किसी भी चीज़ के लिए जो प्लेन से बाहर की तरफ आ रही हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लेन है वो आपके मोबाइल फ़ोन की प्लेन है या ये मेरा टैबलेट है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ। तो जो हमारा Z एक्सिस है वो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये हो गया Z एक्सिस कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड।
अगर आप ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं तो वो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टैबलेट है तो इस केस में ये टैबलेट हो जाएगा। बट रेस्ट अश्योर कि जो जेड एक्सेस है वो इस प्लेन से आउटवर्ड यानी ऊपर की तरफ आ रहा है। और ये ऑफ कोर्स ये जहाँ से जेड एक्सेस स्टार्ट होता है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा ओरिजिन भी है। ओके, ये हो गया। अब हमारे पास ये वाली डायग्राम थी और मैंने कहा था कि मैं इसी डायग्राम को प्लेन में ड्रॉ करने लगा हूँ। तो अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो रिजिड ऑब्जेक्ट है, वो कुछ इस तरह की शेप ले लेगा, ठीक है। और ये वो पॉइंट है फ़र्ज़ करें, और इस पॉइंट का हमने जो ओरिजिन से फासला दिखाया था वो ये वाला फासला था, ये वाला फासला। इस फासले को हमने नाम दिया था आर का, और हमने कहा था कि जो फोर्स है वो किसी रैंडम डायरेक्शन में लग रही है, तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। सो दिस इज़ एफ़। ठीक हो गया। अब मैं एक काम यहाँ पे और करने वाला हूँ, और वो एक काम ये है कि ये जो मेरे पास आर की डायरेक्शन है ना, इसको मैं आगे एक्सटेंड करने लगा हूँ। और इसकी रीज़न अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रीज़न क्या है, मैं क्यों इसको एक्सटेंड करने लगा हूँ। तो अगर मैं आर की डायरेक्शन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूँ तो वो मेरे पास ये वाली लाइन बनती है। और ये वाली लाइन जो है ये मुझे ये बता रही है कि मेरा जो आर वेक्टर है, जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उस पॉइंट का, जो रिजिड बॉडी के अंदर लाई करता है, वो इस डायरेक्शन में है। और फर्दर मैंने कहा था कि ये हमारा एक्स एक्सिस है इस सिनेरियो में, और ये हमारा वाई एक्सिस है। और अब आप इन दोनों डायग्राम्स को देख के इसका सेंस बना सकते हैं कि मैंने सिंपली क्या किया है। चूँकि जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, हमारा फोर्स नहीं थी, तो मैंने क्या किया, सिंपली जेड एक्सिस को अब ख़त्म कर दिया। यानी वो आप अब इमेजिन कर सकते हैं कि दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और प्लेन के अंदर अब मेरी सिर्फ एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं वो शो हो गए हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस अब मेरी प्लेन बनाते हैं। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इसका लाइन ड्रॉ करने का मकसद ये था कि जो फोर्स है हमारी, ये जो फोर्स F है, ये इस आर वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो एंगल बना रही है। और उस एंगल को अब मैं डिफ़ाइन करने लगा हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये वो एंगल बनाती है और इस एंगल को हम कहते हैं थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब ये जो आर वेक्टर है, इसके और फोर्स के दरमियान हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल है। जो फोर्स है वो इन जनरल किसी एंगल के ऊपर लाई कर रही है, सही है। अब ये वाला सिनेरियो जो है, ये जो डायग्राम है, इट्स जस्ट लाइक दिस डायग्राम जो मैंने डोर के केस में आपको बताई थी। और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि जो टार्क की हमने बात की है कि यानी ये वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाती है, तो हम टार्क के लिए इन जनरल कोई एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं। और हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ मौजूद हैं वो फोर्स है और ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिसके ऊपर फोर्स लग रही है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो डिस्टेंस है ये और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं, हम सबसे पहले इन वेक्टर क्वांटिटीज़ को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहते हैं। और चूँकि जो आर है वो तो अगर हम देखें तो जो एंगल थीटा है वो आर के साथ बन रहा है, आर की डायरेक्शन के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट आते हैं, एक रेडियल कंपोनेंट और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। अगर रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको याद नहीं है तो जो लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 8, उसका जो मैंने आपको आखिरी टॉपिक करवाया था जिसमें मैंने नए यूनिट वेक्टर डिफ़ाइन किए थे जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ मूव करते हैं, वहाँ पे मैंने आपको रेडियल और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर्स डिराइव करवाए थे। रेडियल यूनिट वेक्टर को तो हमने आर ही लिखा था, ई आर लिखा था। जो टेंजेंशियल था उसके लिए हमने थीटा यूज़ किया था क्योंकि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है। बहरहाल ये हमारे पास बनते क्या हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। अगर आपको अब भी याद नहीं है तो लेट मी एक्चुअली क्विकली ड्रॉ सर्कल ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एंड लेट मी सी विच कलर आई शुड चूज़ जो आप लोगों के लिए विजिबल हो। And let me pick this color. I do not have, let me pick a new color actually. Let's see which color we can pick which is not already used, and let's go with which color should I go with. Let's go with this color.
दिस कलर। ओके, सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, ये पॉइंट बजाते खुद क्या करता है, इस तरह का सर्कल ट्रेस करता है, इस तरह का। तो अगर ये सर्कल ट्रेस करता है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह का सर्कल बनता है। इट्स नॉट अ वेरी गुड सर्कल, लेट मी एक्चुअली ट्राई एंड मेक अ सर्कल। और एक दफ़ा सर्कल बन गया तो फिर हम उस सर्कल को अरेज कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर फोर्स लग रही है, ओके, नाउ वी कैन अरेज दिस सर्कल। ये जो पॉइंट है ये इस तरह का सर्कल ट्रेस करता है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था यूनिट वेक्टर्स, वो एक्चुअली रेडियल और टेंजेंशियल ही होते हैं। तो फोर्स हमारे पास, अब आप देखें तो इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है और फोर्स के दो कंपोनेंट है। ये वाली जो डायरेक्शन है हमारे पास, ये वाली जो डायरेक्शन है ये रेडियल डायरेक्शन है, ठीक है। और जो ये वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ये हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये वाली, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि हमारी जो फोर्स है वो इस पॉइंट के ऊपर कुछ एंगल बना के लग रही है। तो फोर्स के भी दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए, इस कंपोनेंट को मैं कहने लगा हूँ एफ आर क्योंकि ये रेडियल डायरेक्शन में है, और दूसरा ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए और इस कंपोनेंट को मैं कहने लगा हूँ एफ टी क्योंकि ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम गौर करें तो हमारी फोर्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई है। और अब अगर हमने इस पॉइंट की इन जनरल मोशन को देखना है तो ऑफ कोर्स इस फोर्स की वजह से ही देखना है, और पॉइंट का जो फासला है वो फिक्स्ड है, सही है। और फर्दर हम ये देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ आर है ये हमारे पास बनता है एफ ऑफ कोसाइन थीटा, और जो एफ टी है इसको मैं इधर ऊपर लिखता हूँ, ये हमारे पास बनता है एफ साइन थीटा, ठीक है। आप लोगों ने शायद कॉलेज में पढ़ी होगी इसकी डेफिनेशन टॉर्क की कि इसमें एफ साइन थीटा आता है, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं चाहता हूँ कि जिसके ऊपर आप फोकस करें वो ये है कि मैंने ऐसी कोई अजम्पशन नहीं ली कि हमारे पास टॉर्क की डेफिनेशन में साइन थीटा आना चाहिए या कोसाइन थीटा आना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐसी कोई अजम्पशन नहीं ली। मैं फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स ले रहा हूँ, कोसाइन थीटा वाला भी और साइन थीटा वाला भी, ठीक है। मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को लेके अब देखूंगा कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट्स आ गए हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल। लेकिन अगर हम गौर करें अब तो जो रेडियल कंपोनेंट है ये वाला, ये इस डायरेक्शन में है। आप यहाँ पे अब ये डोर की एग्जांपल लें, अगर फ़र्ज़ करें कि डोर के ऊपर हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास नेट फोर्स है। और इस फोर्स को अब अगर मैं देखूं तो मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकता हूं। एक कंपोनेंट ये वाला जो बाहर की तरफ आएगा, लेट्स कॉल दिस रेडियल, वाई रेडियल, क्योंकि ये हमारे पास जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली लाइन है, इसके साथ बाहर रेडियल की डायरेक्शन में आ रहा है, आप देख रहे हैं। और जो दूसरा फोर्स का कंपोनेंट होगा उसको मैं कहता हूँ टेंजेंशियल कंपोनेंट, और ये अंदर की तरफ जाएगा, डोर के अंदर की तरफ। मैं पेज के ऊपर थोड़ा सा बनाना मुश्किल है लेकिन ये अंदर की तरफ जा रहा है। और अगर आप देखें तो सिर्फ यही वाला कंपोनेंट जो टेंजेंशियल कंपोनेंट हमने कहा है, ये वाला कंपोनेंट डोर को रोटेट करवाता है। ये वाला जो रेडियल कंपोनेंट है ये रोटेट नहीं करवाता, क्योंकि डोर जो है वो बाहर की तरफ आपको पता है मूव नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियल कंपोनेंट है और जो हमारे पास इस सिनेरियो में ये कोसाइन थीटा वाली टर्म आ रही थी, ये कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं करती ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जो कंपोनेंट फोर्स का मोशन प्रोड्यूस कर रहा है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस हो रही है वो साइन थीटा वाले कंपोनेंट से प्रोड्यूस हो रही है। और ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसी की मदद से हम डिफ़ाइन करते हैं टॉर्क को। तो हमारे पास यहाँ पे जो टॉर्क है हमने देखा अपने एक्सपीरियंस से कि वो किस से आ रहा है, साइन थीटा वाले कंपोनेंट से आ रहा है। तो ये हमारे पास आती है टॉर्क की एक्सप्रेशन, यानी आर टाइम्स एफ
साइन थीटा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो ये है कि ये जो आर है ये डिस्टेंस है उस पॉइंट का जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड विच मीन्स कि अगर आपने फोर्स जो है वो किसी बहुत दूर पॉइंट पे लगाई है एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो उसमें टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब करीब फोर्स लगाई है तो टार्क कम पैदा होगा। और यही हमारा एक्सपीरियंस भी है डेली लाइफ का कि अगर आप दरवाजे के करीब फोर्स लगाते हैं उस पॉइंट के जहाँ से वो जुड़ा होता है दीवार के साथ, तो वो बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करता है। लेकिन अगर आप उसके किनारे के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बहुत तेज़ी से रोटेट करता है, विच मीन्स कि उसके अंदर टार्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। और इस डेफिनेशन से ये जो इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्म हमने टार्क की लिखी है, इससे हमारे पास साफ ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो टार्क है वो अगर आर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आर कम होगा तो वो कम प्रोड्यूस होगा। यहाँ से हम क्विकली टार्क के यूनिट्स भी देख सकते हैं, और यूनिट्स हम इस तरह देख सकते हैं कि जो फोर्स है उसके यूनिट होते हैं हमारे पास न्यूटन, और जो आर है चूँकि वो डिस्टेंस की डायमेंशंस हैं उसकी, तो उसके यूनिट्स हमारे पास आएंगे मीटर। तो जो एस आई यूनिट बनते हैं टार्क के वो न्यूटन मीटर बनते हैं। और अगर आप न्यूटन को फर्दर बेस यूनिट्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये होता है किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। तो हमारे पास जो न्यूटन के या जो टार्क के यूनिट आएंगे वो आएंगे किलोग्राम्स मीटर्स स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये कि ये जो साइन थीटा वाला फैक्टर है ये एक सिर्फ नंबर है, इसके यूनिट नहीं होते। नंबर इस सेंस में है कि जब भी आप थीटा की कोई वैल्यू पुट करते हैं न्यूमेरिकल, लेट्स से आप थीटा 60 डिग्री पुट करते हैं तो साइन ऑफ 60 जो है वो हमें कोई नंबर देगा। इन पार्टिकुलर अगर मैंने 60 की एग्जांपल दी है तो जो साइन ऑफ 60 है, सो आई बिलीव कि वो √3/2 होता है, जिसको आप 0.866 कहते हैं गालबन। बट इन शॉर्ट आंसर ये है कि वो कोई ना कोई नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं बिकॉज दे आर जस्ट नंबर्स। तो हमारे पास ये टार्क आ गया। अब इस डेफिनेशन को देख के हमारे पास कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं, और उन चीज़ों को यहाँ पे मैं रिमार्क्स के अंदर लिखना चाहूँगा कि हमारे पास कुछ रिमार्क्स आते हैं टार्क की इस डेफिनेशन के ऊपर। और उनमें जो पहला रिमार्क है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास R 0 हो तो जो टार्क है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। और इसको आप दो तरीक़ों से देख सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप इस एक्सप्रेशन में R को 0 पुट कर दें तो सारी जो राइट हैंड साइड है वो 0 हो जाएगी, तो विच मीन्स कि टार्क 0 है, और टार्क 0 होने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। सो ऑब्जेक्ट विल नॉट रोटेट। और इसको अगर आप थोड़ा फील लेना चाहें तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी है कि R 0 होने का मतलब है कि आप जो फोर्स है वो इधर लगा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ से ये दरवाज़ा जुड़ा हुआ है। तो हमारा एक्सपीरियंस हमें ये बताता है पहले ही कि उसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होती। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट टू नोट। और जो दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है जिसको मैं सेकंड रिमार्क कहता हूँ वो ये है कि अगर हमारे पास फोर्स बजाते खुद 0 हो जाए, इफ़ F इज़ 0, again we will not have any torque and the object will not rotate. There would be no acceleration or motion in the object. थर्ड केस जो है वो ऑफ कोर्स अगर आप इस टार्क की इक्वेशन को देखें तो 3 फैक्टर्स के ऊपर एक्सप्लिसिटली ये डिपेंड करता है। पहला R है, दूसरा F है, और तीसरा एंगल है कि R और F के दरमियान कौन सा एंगल है। और हमने R को भी देख लिया, F को भी देख लिया, और अगर हम तीसरा देखें तो हम थीटे की कुछ लिमिटिंग वैल्यूज़ ले सकते हैं। वैसे इसके लिए इसको आपको जो मैं बता रहा हूँ ये रिमार्क्स कुछ कमेंट्स आप कह लें चाहें तो, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू कैन ऑलवेज इम्पोज दीज कंडीशंस ऑन दिस इक्वेशन टू गेट योर रिज़ल्ट। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको कहता है कि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान ये जो R है, इसको मैं भी आता हूँ इसकी फॉर्म के ऊपर, मैंने मोमेंट आर्म का लफ्ज़ यूज़ किया है, आई डिड नॉट वांट टू, बट
एनीवे तो अगर आपको कहता है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आप सिंपली थीटा को 60 पुट करके टॉर्क की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बट देन देर आर टू स्पेसिफिक एंगल्स, 2 3 जितने आप बनाना चाहें, और उनमें जो पहला मैं लेता हूँ वो ये है कि फ़र्ज़ करें जो थीटा है वो 180 डिग्री है। तो फ़र्ज़ करें कि थीटा जो है वो 180 डिग्री है या फिर 0 डिग्री है, तो इस केस में हमारे पास जो टार्क है वो 0 आता है। और उसकी रीज़न ये है कि साइन ऑफ 0 डिग्री ये बराबर होता है साइन ऑफ 180 डिग्रीज़ के, और ये दोनों इक्वल होते हैं 0 के। तो अगर ये फैक्टर 0 होता है तो टार्क जो है वो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, विच सिंपली मीन्स अगेन, जैसा कि मैंने आपको ऊपर मिसाल दी कि ये वाला सिनेरियो बनेगा कि ये जो बिल्कुल F2 वाला सिनेरियो था कि हमारा जो मोमेंट आर्म था इस सिनेरियो में, अगर मैं देखूं तो वो इस केस में इस पॉइंट से ये वाला बनता था। तो मोमेंट आर्म जो है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में है और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 बनता है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट नहीं करता। और अगर फोर्स मैं इसी डायरेक्शन में ले लूँ, बाहर की डायरेक्शन में, तो यानी दरवाजे को आप उसके एक किनारे से पकड़ के खींच रहे हैं, तो फिर भी वो उस डायरेक्शन में उसमें कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होती, विच मीन्स सिंपली कि टार्क जो है वो 0 है। और अगर आप चाहें इफ़ यू विश तो बेशक आप थीटा को 90 डिग्री ले लें कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो इस केस में जो टाउ है हमारे पास वो r टाइम्स f के इक्वल आएगा। और इंटरेस्टिंगली ये जो r टाइम्स f है ये मैक्सिमम वैल्यू है टार्क की, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि अगर आपने मैक्सिमम टार्क फाइंड करना है तो आपको जो एंगल है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगानी है वो 90 डिग्री रखना पड़ेगा। तो उस सिनेरियो में आपके पास जो टार्क आएगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। एक फाइनल रिमार्क, और फाइनल रिमार्क जो है वो इंटरप्रिटेशन का है कि टार्क को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और इस इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें जो यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, ये वाली डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ऑफ कोर्स बिल्कुल यही डायग्राम होगी, लेकिन अब मैं सारी जो वैल्यूज़ इसके ऊपर मैंने लिखी हुई हैं वो नहीं दिखाऊंगा। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बनाता हूँ और फिर हम देखते हैं कि हम उससे क्या कोई नया नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो लेट मी क्विकली मेक दिस डायग्राम अगेन। तो हमारे पास ये था एक्स एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर था हमारे पास वाई एक्सिस। लेट मी एक्चुअली चेक इफ़ दिस इज़ परपेंडिकुलर, ओके दिस इज़ गुड इनफ। और मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को शो किया था कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वो सॉलिड ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास ओरिजिन था, और मैंने कहा था कि इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लग रही है। लेट्स कॉल दिस फोर्स F, और ये जो डिस्टेंस था ये था R एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक हो गया, ये चीज़ें बिल्कुल जो हमने उस डायग्राम में डिफ़ाइन की थी। और फिर मैंने आपको ये बताया था, नाउ इट्स इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस पे गौर कीजिएगा। मैंने आपको कहा ये था, लेट मी एक्चुअली अगेन क्विकली चेंज द कलर बिकॉज आई एम गोना नीड इट। लेट मी चेंज द साइज़ टू। और मैंने ये कहा था कि अगर हम इस आर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा दें, ये वाला कर दें, तो ये जो एंगल है ये वो एंगल है जो फोर्स और इस आर के दरमियान बनता है। और फिर मैंने ये कहा था कि अगर हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिज़ॉल्व कर लें, लेट मी यूज़ डिफरेंट कलर, अगर हम फोर्स को कंपोनेंट में रिज़ॉल्व करें तो ये वाला जो कंपोनेंट है ना फोर्स का, ये वाला उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट बनता है, और इस कंपोनेंट की वजह से हमारे पास मोशन प्रोड्यूस हो रही है। सो इट वाज लाइक कि ये सारे का सारा डिस्टेंस आर, और फिर हमने टार्क की डेफिनेशन यूँ लिखी थी कि हमारे पास टार्क होता है टॉ इक्वल्स आर टाइम्स एफ टेंजेंशियल, और अगर हम एफ़ टेंजेंशियल की वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास थी एफ़ साइन थीटा। और बिल्कुल यही तो हमने ऊपर टार्क की डेफिनेशन लिखी है, आर एफ़ साइन थीटा। ठीक है, कि जो टार्क है वो ये डिस्टेंस आर उस पॉइंट का जिसके ऊपर फोर्स लग रही है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइम्स टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है, क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो फोर्स का है वही रोटेशन प्रोड्यूस करता है।
अब मैं इसकी थोड़ी सी ना मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन करना चाहता हूँ, और वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन जो है वो ये है कि ये जो फोर्स है ना, इसको अब मैं एक्सटेंड करता हूँ बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो लेट मी एक्सटेंड फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब ये है कि ये लाइन इसकी बनेगी फोर्स की, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो फोर्स थी वो इस पॉइंट के ऊपर लग रही थी इस डायरेक्शन में, और मैंने इसको पीछे इंक्रीज़ कर दिया। इस चीज़ को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप फिक्रे के ऊपर गौर करें तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हमें ये बता रहा है कि ये वो लाइन है जिस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। यानी अगर हम इस लाइन के ऊपर चलते जाएं तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसके ऊपर प्रीसाइजली फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो इस लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है, सारी की सारी लाइन के ऊपर। तो जो चीज़ भी इस लाइन के ऊपर आएगी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, एंड सो ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर आ गया तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब ये सारी की सारी लाइन जो है ये हमारे पास फोर्स है। तो अब अगर हम देखें तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है या जियोमेट्री से पता है, ट्रिग्नोमेट्री से जो भी आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, कि दो लाइंस के दरमियान बनने वाले जो क्रॉस एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है ये एंगल भी थीटा है। और अब अगर ये एंगल थीटा है तो मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो ये है कि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने जा रहा हूँ ओरिजिन से इस फोर्स की लाइन के ऊपर। और वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए मैं कलर यूज़ करता हूँ ये वाला, और ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये वाला। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि जिस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ उस लाइन के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो और ये 90 है। और इंटरेस्टिंगली अब अगर आप इस ट्राइंगल में गौर करें, ये वाली जो ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें हमारे पास ये वाला एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज़ है और ये बेस है। और जो हाइपोटेन्यूज़ है वो आर के बराबर है, हमने पहले डिफ़ाइन किया हुआ है। और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमें क्या देती है, साइन थीटा। तो इसका मतलब है ये जो सामने वाली साइड है इसकी लंबाई क्या बन गई है, आर साइन थीटा। और अब अगर आप गौर करें तो ये आर साइन थीटा जो है ये किस लाइन के ऊपर जाके टकरा रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर जाके लग रहा है, सही है। और अब बिल्कुल आप उसी अंदाज में सोचें जिस अंदाज में पहले आप फोर्स के मामले में सोच रहे थे कि फोर्स के रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं। अब आप ये सोचें कि ये जो हमारे पास आर था इसके रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं। रेडियल और टेंजेंशियल कंपोनेंट का क्या मतलब है कि रेडियल इसका कंपोनेंट वो होगा जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स के मामले में जो रेडियल कंपोनेंट था वो फोर्स का वो कंपोनेंट था जो आर की डायरेक्शन में था, सही है। तो अब आर का अगर आपने रेडियल कंपोनेंट लेना है तो ये वो होगा जो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, और फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है। और हमें पता है कि आर का ये वाला जो पार्ट है ये फोर्स के साथ मैच होता है, तो ये हमारे पास आर का अब रेडियल कंपोनेंट आ गया है। तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ दिस डिस्टेंस आर। और उस लिहाज से ये जो आर साइन थीटा है ये हमारे पास क्या आ गया है, आर का टेंजेंशियल कंपोनेंट। और अब अगर आप देखें तो यूँ लग रहा है कि जैसे ये टेंजेंशियल कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई सारी की सारी फोर्स जो है ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन प्रोड्यूस करवा रही हैं। तो जो मैंने दलील दी है उससे हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है वो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह बना है कि टार्क की, रोटेशन की या मोशन की जो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास आती है वो आती है आर का टेंजेंशियल कंपोनेंट टाइम्स पूरी की पूरी फोर्स जितनी भी लग रही है। और आर का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो हमने देखा है कि वो है आर टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन आर एंड एफ, और ये साथ में एफ वैसे ही आ गया, और ये एक्सप्रेशन बन जाती है आर एफ साइन थीटा। इंटरेस्टिंगली ये एक्सप्रेशन बिल्कुल इस एक्सप्रेशन के बराबर है। सिंपली मतलब ये है कि हमने दो इक्विवेलेंट वेज देख लिए हैं टार्क को लिखने के, और ये वाला जो तरीका है ये जो अभी हमने लिखा है उसमें ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है आर का इसको आप कहते हैं मोमेंट आर। और यही वजह है कि मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था
ठीक है। और इस लफ्ज़ की मुनासबत से, मोमेंट आर्म की मुनासबत से, टार्क को कभी कभी मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि अब आप देखें तो ये फोर्स लग रही है इस मोमेंट आर्म के ऊपर, और इन दोनों के अंडर हमारे पास क्या हो रहा है, टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो टार्क इस मुनासबत से कभी कभी मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहलाता है। अभी तक हमने टार्क की जितनी भी बात की है वो सारी की सारी हमने इस तनासुब में बात की है कि टार्क हमारे पास स्केलर था इस पॉइंट तक, टिल नाउ। लेकिन असल में जो टार्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम, अगर हमने इसको वेक्टोरियल प्रॉपर्टी देनी है तो हम यूँ कह सकते हैं कि हम उसकी मैग्नीट्यूड तो देख चुके हैं, अब हमें उसकी डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। और डायरेक्शन देखने के लिए हमें एक और तरह का प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना पड़ता है वेक्टर्स का, जिसे आप वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम क्विकली उसको देखते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर हम इसको सिंपली यूँ कहते हैं कि टॉर्क एज अ वेक्टर, क्योंकि हम अब टार्क की फैक्टोरियल नेचर देखना चाहते हैं। और उसके लिए मैंने कहा कि हमें एक नया प्रोडक्ट देखने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स आप लोग उसको जानते हैं अपने कॉलेज से। उसको आप यूँ देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, प्लेन है बिल्कुल जैसे हमने ऊपर बनाई है, उसमें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और फिर इसके अंदर आप दो वेक्टर्स कंसीडर करें। फ़र्ज़ करें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के दरमियान एंगल बनाते हैं, वो एंगल है फ़र्ज़ करें थीटा। सही है। ये जो मैं नाम दे रहा हूँ ये अपनी फ्रीडम से दे रहा हूँ, आप चाहें तो इनको कोई भी नाम दे लें। तो इन दो वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो उसको यूँ लिखा जाता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है इसी मुनासबत से इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और ये डेफिनेशन इसकी होती है हमारे पास, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम मल्टीप्लाइड बाय एन यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो साइन ऑफ एंगल है वो अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करें तो इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है, ये रिलेटिव एंगल है जो हमेशा ही वेक्टर्स के दरमियान होगा। और जो एन यूनिट वेक्टर है ये कोई भी एक डायरेक्शन हो सकती है आर्बिट्रेरी, यानी अगर आपका वेक्टर ए जो ए और बी जो हैं ये दोनों इस एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं तो एन इस केस में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट इनका कंप्यूट करेंगे तो वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, जिसको अगर आप चाहें तो के यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर कर लें। तो जो एन है ये हमें ये बताता है कि इन दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो बज़ाते खुद एक वेक्टर है, यानी इसको अगर आप चाहें तो अब आप क्या कह लें, बज़ाते खुद एक वेक्टर कह लें। वेक्टर उसको हम सी का नाम दे देते हैं, अब कोई भी ऑफ कोर्स रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। और इसकी जो एन की डायरेक्शन है उसका भी रूल ये है कि अगर आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मूव करते हैं, वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मूव करते हैं, एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड द राइट हैंड रूल, जो आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा हुआ है। और वो इस तरह है कि आप अपनी हाथ की हथेली को खोल के फिंगर्स को वेक्टर ए की डायरेक्शन में रखें और फिर फिंगर्स को कर्ल करके वेक्टर बी की सिमत में घुमाएं, तो जो आपका थंब है सीधा ऊपर की डायरेक्शन में वो आपको ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन देगा। और चूँकि अब हमारे पास दो डायरेक्शन हो सकती हैं, यानी अगर आप चाहें तो वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाएं या फिर वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ जाएं। और अगर आप वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ जाएं तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा बी क्रॉस ए। सही है, क्योंकि अब आपका पहला वेक्टर जो है वो बी बन गया है। और इस सिनेरियो में हमारे पास अगेन मैग्नीट्यूड तो यही बनेगी बी ए साइन ऑफ एंगल थीटा, और जो डायरेक्शन है इस केस में वो माइनस एन यूनिट वेक्टर बनेगी। और ये माइनस का ताल्लुक जो है ये डायरेक्शन से है,
और ये आपको चूज़ करनी होती है, पहले सेट करनी होती है। चूज़ और सेट करने का मतलब ये है कि इसे मैं अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन कर सकता हूँ। जनरली जो बुक्स के अंदर कन्वेंशन यूज़ होती है वो ये कन्वेंशन यूज़ होती है कि अगर आपकी जो फिंगर्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं तो जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, यानी एन जो है यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर ये पॉजिटिव होगा। और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स घूम रही हैं तो फिर जो एन है वो नेगेटिव आएगा। और इस मुनासबत से अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, इक्वेट करें, तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी है ये इक्वल आता है माइनस बी क्रॉस ए के। इसको हम कहते हैं इन जनरल क्रॉस प्रोडक्ट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये जो लफ्ज़ कम्यूटेटिव है इसका मतलब होता है कम्यूट करना, जिसका मतलब है कि जो ऑर्डर है दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन का वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर वो नॉन कम्यूटेटिव हों तो इसका मतलब है ऑर्डर जो है वो डिपेंड करता है। ऑर्डर का डिपेंड करना या डिपेंड ना करने का सिंपली मतलब ये है कि उनका जो जवाब आएगा वो मुख्तलिफ होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जवाब जो है इन जनरल वो मुख्तलिफ होता है। वेक्टर्स के केस में वो इस तरह इक्वल होता है कि उनके दरमियान जो है वो एक नेगेटिव साइन आता है। तो अब अगर आप वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाएं तो जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज मोशन है। और अगर आप वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ आते हैं इस डायरेक्शन में तो ये क्लॉकवाइज मोशन है। तो इस केस में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या उसकी डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करता है, जो घड़ियाँ होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं तो ये क्लॉकवाइज है, और जो इसके अपोजिट जाएगा वो काउंटर क्लॉकवाइज। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को इन जनरल डिफ़ाइन कर लिया। अब हम आते हैं वापस अपने टार्क की तरफ कि टार्क जो है वो हम कैसे उसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप इस के ऊपर गौर करें, राइट साइड पे आर एफ साइन थीटा, और यहाँ पे इस वाले पार्ट के ऊपर गौर करें ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर ए जो है वो आर है और बी जो है वो एफ है तो साइन थीटा बताता है कि हम इस राइट हैंड साइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हमारे पास फ़ौरन जो टार्क की वेक्टोरियल फॉर्म आ जाती है वो ये आ जाती है कि टा वेक्टर इक्वल्स आर क्रॉस एफ। ठीक है। अब अगर आप देखें तो आर जो है यहाँ पे उसने ए की जगह ले ली है, एफ ने बी की जगह ले ली है, और ये जो टा है हमारे पास इसने सी की जगह ले ली है। तो हमारे पास जो टार्क है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगेन आपने इसका जो फैसला है डायरेक्शन का वो फिर से करना होगा कि टार्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन जनरल ऊपर मैंने शो किया है कि हम इसको यहाँ पे देखें, ये मैंने प्रूफ किया है कि आर एफ साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने प्रूफ किया था कि इसको आप एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। यानी आप चाहें तो आर का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले लें, चाहें तो एफ़ का टेंजेंशियल कंपोनेंट ले, जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब है कि टार्क को आप आर क्रॉस एफ़ भी लिख सकते हैं और एफ़ क्रॉस आर भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैंने अभी तो ये कहा है कि ये दोनों कम्यूट नहीं करते। तो इन जनरल इट्स ट्रू कि जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूट नहीं करता या फिर एंटी कम्यूट करता है, दूसरे अल्फाज में नेगेटिव साइन का मतलब। लेकिन टार्क के केस में टार्क का जो आंसर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपको बाकायदा उसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से, जो अभी मैंने यहाँ पे बताया है, उसको लागू करके चेक करनी होती है। जो जनरल रूल ये है कि अगर आपके पास जो प्रोडक्ट है आर और एफ़ का, यानी अगर आप आर से एफ़ की तरफ जाते हैं या एफ़ से आर की तरफ जाते हैं, तो अगर तो आपकी जो फिंगर्स हैं या थंब है, जैसे मैंने राइट हैंड रूल बताया, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही हैं या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप उस हिसाब से उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होता है उसको आप पॉजिटिव लेते हैं। ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब ये है कि ये बुक्स में ऐसे यूज़ होता है। आप चाहें तो इसको नेगेटिव भी ले लें, लेकिन फिर मसला ये है कि आपको एक दफ़ा आपने इसको नेगेटिव ले लिया तो फिर थ्रू आउट नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, और आपके जवाब में
हो सकता है एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आए, जिसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज़ स्टिल अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ टार्क। बट बेहतर यही होता है कि आप जो कन्वेंशन बुक में यूज़ होती है ज़्यादा उन्हीं को यूज़ किया करें। और जो क्लॉकवाइज टार्क है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब आ, आप यहाँ पे यकीनन कंफ्यूज होंगे थोड़े से, और यकीनन ये मेरा हक बनता है कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल करके बिल्कुल इसी चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव की एग्ज़ाम्पल करके आपको बताऊं कि मेरी बात करने का क्या मतलब था। लेकिन उससे पहले एक फ़ाइनल फॉर्म जो क्रॉस प्रोडक्ट से आप जानते होंगे, और वो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम उस डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अगर आप चाहें तो टार्क को आप यूँ लिख सकते हैं, टा इक्वल्स आर क्रॉस एफ। और अगर आपने इसको डिटर्मिनेंट में लिखना है, और डिटर्मिनेंट में हम यूँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और हमें पता है उसके अंदर हम जो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं वो आई जे और के यूज़ करते हैं। तो हमारे पास आर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई और जी, और टा के जो कंपोनेंट होते हैं, फोर्स के जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं एफ एक्स, एफ वाई और एफ जी। और अब आप इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये सारी बातें आपने कॉलेज से सीखी हुई हैं। ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाएगी आई यूनिट वेक्टर इनटू वाई टाइम्स एफ जी माइनस जी टाइम्स एफ वाई प्लस जे यूनिट वेक्टर इनटू जेड टाइम्स एफ एक्स माइनस एक्स टाइम्स एफ जेड, और फाइनली प्लस के यूनिट वेक्टर इनटू एक्स टाइम्स एफ वाई माइनस वाई टाइम्स एफ एक्स। तो ये सिंपली कंपोनेंट फॉर्म है टार्क की। ऑफ कोर्स क्लियरली टार्क चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क लिखता हूँ तो टार्क क्या बनेगा, टाउ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस टाउ वाई वाई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, लेट मी एक्चुअली मेक इट जे यूनिट वेक्टर प्लस टाउ जी के यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये चीज़ जो है, ये टाउ एक्स है, ये टाउ वाई है और ये टाउ जी है, यानी टार्क के कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई और जी। और ये वो फाइनल चीज़ थी जिसके ऊपर मैं आपको टार्क के रिलेटेड बताना चाहता था आज। और अब ऑफ कोर्स आई नीड टू सॉल्व वन एग्ज़ाम्पल जो बहुत ज़रूरी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो ऊपर मैंने टार्क वाली बात की है कि वो पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा, उसको आपको मैनुअली देखना पड़ता है, ठीक है। इनफैक्ट किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपको मैनुअली देखना पड़ता है। लेकिन जब आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और वेक्टर्स हैं, तो उनके लिए आप इस तरह की, यानी जिस तरह की टार्क है हमारे पास जो दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में आती है, उनकी डायरेक्शन आपको बाकायदा देखनी पड़ती है, उनकी मोशन को देख के कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो अब मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट मी एक्चुअली try to solve that example, and that example is actually sample problem 1 of this book, and let me actually copy that one जी। तो ये सैम्पल प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, और इसकी स्टेटमेंट ये है हमारे पास, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 0.17 किलोग्राम ऑन द एंड ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ दिस एंड नेग्लिजिबल मैस। तो हम जिस रॉड से ये पेंडुलम बना हुआ है, ये कनेक्टेड है, उसकी मैस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द पिवट ओ। तो ये हमारा पिवट है उसका, और इसके अराउंड हमने उसका टार्क कैलकुलेट करना है। एट द इंस्टेंट द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड एज शोन थ्रू एन एंगल ऑफ 10 डिग्री from the vertical, and B is what is the direction of torque about O at that instant. Does this its direction depend on whether the pendulum is displaced to the left or to the right। तो ऑफ कोर्स वो डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, जैसा मैंने ऊपर बात की है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि वो पूछते हैं व्हाट इज़ द टार्क ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी का मतलब है कि जो फोर्स वो बात कर रहे हैं
वो ग्रेविटी की फ़ोर्स है, यानी जो इसमें एफ़ है हमारे पास, जो ऊपर टार्क के फार्मूले में आपने देखा है, वो एफ़ जी है। और आपको पता है कि एफ़ जी जो है वो एम जी के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो एम जी के इक्वल है। और मैस हमें दी हुई है 0.17 किलोग्राम, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब टार्क की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आसान है। मैग्नीट्यूड आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आप इधर से देख लें, मैं इसी डायग्राम के ऊपर बात करूँगा। और अगर आप देखें तो आप यूँ देख सकते हैं कि लेट मी एक्चुअली एडिट इट। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक लाइन है, सही है। और अब देखें तो इस लाइन के ड्रॉ करने के साथ ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसका ये एंगल थीटा है। हाइपोटेन्यूज जो है वो उसकी लेंथ के बराबर है। तो अब मेरे पास ये वाली जो साइड है ये बन गई है एल साइन थीटा। ठीक है। और जो फोर्स है ये एम जी इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि जो टार्क है सिंपली अब मेरे पास वो क्या बन जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड एटलीस्ट बन जाएगी एल साइन थीटा। ये जो दूसरा था जिसमें, यानी इसमें मोमेंट आर्म जो है वो अब एल साइन थीटा है मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, और फोर्स जो है वो एम जी के इक्वल है। तो ये बन जाएगा एम जी एल साइन थीटा। और ये वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं, और इसको अगर आप सब्सटीट्यूट करें, थीटा 10 डिग्रीज़ है, तो हमारे पास जो टार्क आता है ये आता है 0.36 न्यूटन मीटर। तो टार्क की मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करना आसान है। अब आता है ट्रिकी पार्ट, उसकी डायरेक्शन। ठीक है। अब देखें मैंने उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो अलहदा से कैलकुलेट कर ली है। आई डिड नॉट वरी और बोदर अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन में अब देखूँगा, और वो मैं उसी तरीके से देखूँगा कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है। इसी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज वाली चीज़ को आप एक और इंटरेस्टिंग तरीके से भी देख सकते हैं, और वो इंटरेस्टिंग तरीका ये है कि जो टार्क है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेज जा रहा है या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज आ रहा है। प्लेन ऑफ द पेज का मतलब है कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो, अगर आप अपनी नोटबुक यूज़ कर रहे हैं तो वो, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर की प्लेन होगी, अगर आप वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसकी प्लेन होगी। सिंपली जो प्लेन आप लिखने के लिए या देखने के लिए यूज़ करते हैं उसी की प्लेन की बात हो रही होती है। अब ज़रा इन डायग्राम्स के ऊपर गौर करें। ये पहली डायग्राम, ये ओरिजिनल सिचुएशन थी जो पार्ट ए में उसने पूछा हुआ है। ठीक है। तो ये फोर्स है हमारी, ठीक है, और ये है हमारे मोमेंट आर्म की डायरेक्शन, और ये इनके दरमियान एंगल है थीटा। सही है। और अब अगर आप गौर करें तो थीटा जो है वो यहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान, ये वाली जो जगह है ना, इसके दरमियान वो बन रहा है। एक्चुअली लेट मी रिप्रेजेंट द फोर्स टू विद दिस, लेट मी एक्चुअली एक्सटेंड आर या फिर एल जो इस केस में है इस डायरेक्शन में। और अब अगर आप देखें तो इनके दरमियान हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है। अब सवाल ये है कि हमने वेक्टर इक्वेशन लिखी थी आर क्रॉस एफ, और अब अगर हम आर क्रॉस एफ लें तो आर हमारा इस डायरेक्शन में है और फोर्स हमारी इसके लेफ़्ट पे मौजूद है। यानी आप अपनी फिंगर्स को रोटेट करवाएंगे आर से एफ़ की तरफ, तो हम देखते हैं कि हमारा जो थंब है वो इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड जाता है। तो जो टार्क है वो इन टू है, टार्क इज़ इन टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, और इन टू जो है वो नेगेटिव जेड एक्सेस है। अगर आप इस प्लेन को एक्स वाई एक्सेस लेते हैं तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में, ये जो पहले वाला सिनेरियो है, इस सिनेरियो में टार्क नेगेटिव है, और ये जो क्रॉस उन्होंने लगाया हुआ है ना इस सर्कल के अंदर, इसका मतलब यही होता है कि इट्स जो भी क्वांटिटी इससे जाहिर कर रहे हैं आप, वो इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड होती है। सिमिलरली जब पेंडुलम एक पूरा चक्कर लगा के इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, तो अब आप देखें अगेन आपने आर क्रॉस एफ लेना है, और अब आपका जो आर है वो ये वाला है इस डायरेक्शन में। ठीक है। अब जब आप आर क्रॉस एफ लेंगे यानी इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को घुमाएंगे, तो जो आपका थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज आएगा, जिसको आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको बताता है कि टा जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, और आउट ऑफ प्लेन का मतलब है कि पॉजिटिव जेड एक्सेस, तो इस केस में टार्क जो है वो पॉजिटिव होगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें इस डायरेक्शन, इस एग्जांपल से पता चला है वो ये है कि पेंडुलम के केस में
टार्क की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदलती रहती है जब वो मीन पोजीशन की राइट पे होता है या फिर मीन पोजीशन की लेफ़्ट पे होता है। और आप ऑफ कोर्स अब आप इतने केपेबल हो गए हैं कि आप इसको सोच सकते हैं कि व्हाई टार्क हैव टू चेंज डायरेक्शन एवरी टाइम द पेंडुलम क्रॉसेस द मीन पोजीशन, और ये उसकी मोशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बट आपको अब समझ आ गई होगी कि जब भी टार्क वाले प्रॉब्लम्स करने हैं तो आप उसकी मैग्नीट्यूड सेपरेट से कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर आप उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट इन फ्यूचर वीडियोज़ आई विल कीप कमिंग बैक टू दिस, यानी मैं टार्क के रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जिससे होपफुली आपको बहुत वाज़ेह आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डील विद दिस क्वांटिटी। बट आई प्लान्ड एक्चुअली टू डू वन मोर टॉपिक टुडे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो अब टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और फिर उसके बाद हम चलेंगे फुल फ्लैज न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म के ऊपर रोटेशनल मोशन के लिए। सो वॉच दिस वीडियो एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।